हेलो दोस्तों, तो आज से शुरू करते हैं हम अपने लुसेंट के पहले चैप्टर को, जो कि इतिहास का है। और अब लगातार लुसेंट के पुस्तक का जो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके प्रत्येक चैप्टर को हम लोग लाइन से देखते चलेंगे। ठीक है, तो इतिहास का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। जब हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इसे हम इतिहास कहते हैं। इति का अर्थ होता है बीती हुई, इति का अर्थ होता है बीती हुई, और हास का अर्थ होता है घटना। इति और हास, इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है घटना, यानी कि जिसमें हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास का अर्थ है बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और बारी बारी से लाइनों को समझते चलते हैं। और जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया जाएगा लुसेंट के ही बुक से। तो जैसे कि पहला लाइन लिखा हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, यानी कि भारत को, यहाँ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, भारत को क्या कहा गया है? उपमहाद्वीप कहा गया है। चूँकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसका अधिकांश भाग जो है जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारत का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण और इसका जो है जल से घिरे होने के कारण, चूँकि आप देखेंगे तो भारत का जो निचला हिस्सा है यह अधिकांश हिस्सा जल से घिरा हुआ है और इसलिए जो है इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, भारत क्या है? उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप इसको क्यों कहा गया है? तो इसके क्षेत्रफल के कारण और इसका जल से अधिक भाग घिरा होने के कारण। ठीक है, चलते हैं अगले लाइन की ओर और देखते हैं। तो अगला लाइन है, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसका नाम जो है भारतवर्ष भी है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। तो इसे जो है भारत को भारतवर्ष या भरतों का देश भी कहा गया है। भारत में कई महाकाव्य हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सभी महाकाव्य हैं। तथा पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आगे हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए पुराणों की संख्या है 18। याद कर लीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसमें जो है भारत को किस नाम से जाना गया है? तो भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भारतवर्ष का क्या अर्थ होता है? तो भरतों का देश। भारतवर्ष का क्या अर्थ होता है? भरतों का देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जो भारत में रहने वाले लोग हैं इनको क्या कहा गया है? भारतीय। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है? भारतीय। भारतीय का अर्थ होता है भरत का संतान, भरत का संतान। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो जो भरत वर्ड है ये एक कबीलाई वर्ड है, एक कबीले के लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता था। प्राचीन काल में भारत में एक कबीला हुआ करता था। कबीला कहने का मतलब जो जंगलों में जो लोग रहते थे, जो एक समुदाय रहता था, उसे कबीला कहा जाता था। तो भारत में एक कबीला था जिसका नाम भरत था। ऐसे भारत आज हम कह रहे हैं, लेकिन इसका नाम पहले भारत था ही नहीं। तो उस कबीले के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू का द्वीप कहते थे। जम्बू का मतलब होता है जामुन। जम्बू का क्या अर्थ होता है? जामुन। जम्बू का अर्थ होता है जामुन, यानी जामुनों का द्वीप इसको कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पे जामुन के पेड़ अधिक होते होंगे, आज भी होते हैं और शायद पहले भी होते होंगे, इसलिए इसे जामुनों का द्वीप, जम्बू द्वीप कहा जाता था। जो भारत के लोग थे अपने देश को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप कहते थे। आज भी हिंदू लोग के पूजा पाठ में आप सुनेंगे जम्बू द्वीप का नाम जरूर आता है। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ये सभी नाम उसमें सुनने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। क्योंकि जो ईरानी लोग थे, कौन थे? नाम यहाँ याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जो ईरानी लोग थे, प्राचीन ईरानी, आज के ईरानी नहीं, वे सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे। उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बोली थी,
उस अनुसार ये सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे, इसको क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। क्या कहते थे, इसको हिंदू कहते थे। और सिंधु को सिंधु ना कह करके हिंदू कहने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहने लगे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। जब ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा तो ये नाम जो है पूरे पश्चिम की ओर फैल गया। पश्चिम समझ रहे हैं, ये भारत है, भारत का इतना ही मुझे आता है, तो ज़्यादा की इच्छा ना रखिएगा कि मैं ज़्यादा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है। तो नीचे वाला भाग होता है कौन सा, दक्षिण, ऊपर का भाग होता है उत्तर, और ये जो दाहिना भाग है यह है पूरब, और ये जो बायां भाग है यह है पश्चिम। तो यहाँ कहा जा रहा है पश्चिम के लोगों की ओर ये जो नाम है फैलना शुरू हो गया। इधर के जो भी देश थे, अफ़गानिस्तान वगैरह, ईरान, तो इधर के लोगों के मन में जो है इस क्षेत्र के लिए कौन सा नाम समझ में आने लगा, तो हिंदू नाम समझ में आने लगा। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, हिंदू। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी इसे इंद, यूनानी से क्या कहने लगे, इंद कहने लगे। ईरानी ने कहा सिंधु को हिंदू, ईरानी ने क्या कहा, हिंदू, ईरानी ने कहा हिंदू। यदि मेरे साथ आप बात को दोहराते हैं तो आपको पहले ऐसे ही याद हो जाएगा, पर फिर भी आप कोशिश करेंगे कि नोट बना लें। ईरानियों ने कहा हिंदू और यूनानियों ने कहा इंदे, और जब इसे, और अरब वाले ने इसे क्या कहा, हिंद, अरब वाले ने कहा हिंद। यहाँ से आपके कई ऑब्जेक्टिव बन गए। हिंदू किसने कहा, तो ईरानियों ने कहा। हिंद किसने कहा, अरबों ने कहा। और इंदे किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा। ठीक है, अरब वालों ने कहा हिंद, और ईरान वालों ने कहा हिंदू, और यूनान वालों ने कहा इंदे, यूनान वालों ने कहा इंदे, अरब वालों ने कहा हिंद, और ईरानियों ने कहा हिंदू। और इस तरह से जो हमारा देश है इसका कई नाम मिलते चला गया, हिंदू ईरानियों द्वारा, इंदे यूनानियों द्वारा, और हिंद अरबों द्वारा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव है, जो भारत है इसका नाम हिंदुस्तान कब पड़ा, तो मध्यकाल में। भारत का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा, मध्यकाल में पड़ा। ठीक है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से ही बना है। जो फारसी शब्द हिंदू है उसी से हिंदुस्तान भी बना है। और ये हिंदू नाम किसने दिया था, ईरानियों ने दिया था। ठीक है, हिंदू से ही बन गया हिंदुस्तान। आगे देखते हैं। करा यूनानी भाषा में इसे इंदे के आधार पर अंग्रेजी से जोड़ दिया गया और अब बन गया क्या चीज़, इंडिया। तो इंदे से बना इंडिया, इंदे से बना इंडिया, और हिंदू से बना हिंदुस्तान। इंदे से बना इंडिया और हिंदू से बना हिंदुस्तान। ठीक है, और इंदे शब्द किसने दिया था, यूनानियों ने। इंदे शब्द किसने दिया था, यूनानियों ने। और यूनानियों की ही देन है भारत का नाम क्या पड़ गया, इंडिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना नाम तो आपको समझ में आ गया होगा। यूनानियों ने नाम दिया था इंडिया, इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। जो विंध्य पर्वत है वो देश को किन तीन भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी। जो देश है ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मुड़ाव है, फिर ऐसे है। तो विंध्य जो पर्वत है वह इसको उत्तरी कितने भागों में बांटता है, दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांट देता है। आगे है उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा, और आपको बाद में बता देंगे इंडो यूरोपियन जो भाषा है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि जो भारत का उत्तरी भाग, किसी भी क्षेत्र के दो भाग हो सकते हैं, दो नहीं चार भाग हो सकते हैं। जैसे भारत की बात कर रहे हैं बार बार भारत की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इसको जब हम इस तरह से चार भागों में काट देंगे तो जो ऊपर वाला भाग होगा वह कहलाता है उत्तरी भाग, जो नीचे वाला भाग होता है वह कहलाता है दक्षिणी भाग, जो दाहिना वाला भाग होता है वो कहलाता है
पूर्वी भाग, जो बाएं वाला भाग होता है वो कहलाता है पश्चिमी भाग। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र के 4 दिशाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि पूरे एशिया को ही ले लें तो पूरे एशिया को भी 4 भाग में बांट देंगे। ऊपरी वाला दोनों भाग कहलाएगा उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी भाग, ये दाहिने वाला भाग कहलाएगा पूर्वी भाग, और ये बाएं वाला भाग कहलाएगा क्या चीज़, पश्चिमी भाग। तो किसी भी क्षेत्र के कितने भाग हो सकते हैं, 4 भाग हो सकते हैं। तो कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, ये सब जो भाषाएं हैं ये ज़्यादा हैं। और वही जब आप दक्षिणी भारत में जाएंगे तो यहाँ पर जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। द्रविड़ भाषाएं ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती हैं। इसमें संस्कृत का भी खूब मेल मिलाप है, संस्कृत का भी खूब भरपूर उपयोग किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है। द्रविड़ वही थे जो हड़प्पा को बसाए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड। ये जो है मानव की प्रजातियां हैं। जैसे कि प्रत्येक जानवर की अपनी अपनी कुछ अलग अलग तरह की प्रजाति होती है, उस तरह से मानव की भी कई प्रजातियां हैं। और भारत में इन मुख्य नस्ल के इन मानव रहते हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, दूसरा है पेलियो मेडिटेरियन, तीसरा है काकेसायड, चौथा है निग्रोयड और पांचवा है मंगोलायड। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, दूसरा है पेलियो मेडिटेरियन, तीसरा है काकेसायड, चौथा है निग्रोयड और पांचवा है मंगोलायड। चलिए एक बार और फिर से मेरे साथ इसको बोल लीजिए। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, कितने हैं ये? तो 1 2 3, चूँकि ये इसी का भाग है, 3 4 और ये 5 नस्ल के लोग जो है भारत में निवास करते हैं। आगे है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट लिया गया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांट लिया गया है? 3 भागों में बांट लिया गया है, याद रखना है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है कौन सा? आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको बोलते हैं एंशिएंट, इसको बोलते हैं मेडाइवल और इसको बोलते हैं मॉडर्न। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल और मॉडर्न। इस तरह से भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांट लिया गया है जी? 3 भागों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी एक नोट दिया गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलियरस को जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के संदर्भ में है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये तो सभी जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये आपसे क्यों क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ये 3 भाग में बांटा गया, ये किसने बांटा और कब बांटा? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले 3 भाग में बांटा किसने? तो एक जर्मन इतिहासकार ने, जिसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, और ये घटना कब की है? ये इनका डेट दिया गया है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।